बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेसन है उसकी जो राइटर आपके सामने है, इसका नाम है डोरिस लेसिंग है, नोबेल लॉरिएट है, नोबेल प्राइज विनर है और 1919 से लेकर 2013 का इसका टाइम स्पैन है। नॉवलिस्ट, ब्रिटिश नॉवलिस्ट है, पोएट है, प्ले राइट है, लिबरलिस्ट है। जो लिबरल जो क्या करते हैं, आज़ादी, लिबरल जो लोग होते हैं जो मजहबी क्या रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद होना चाहते हैं। बायोग्राफर है, शॉर्ट बायोग्राफी लिखती है, उसके अलावा शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इसके जो ये ईरानियन पेरेंट्स के यहाँ पैदा हुए, वो बेसिकली ईरान से थे और 2007 में नोबेल प्राइज मिला इसको लिटरेचर में। 4 बड़े एरियाज हैं जिसमें नोबेल प्राइज मिलता है, एक साइंस है, एक लिटरेचर है, एक अमन है और क्या होगा उस कलेक्टिवली। तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा एजाज है, क्या होगा उसको एपिसिस्ट कहा जाता है, फीमेल एक्सपीरियंस का, यानी कि फीमेल एक्सपीरियंस के बारे में उसकी उसको बड़ा डिटेल से बयान करती है। उसकी जो ज्यादातर सोशल स्टोरीज है, सोशल इश्यूज के बारे में है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में है, सूफिज्म के हैं। यानी जिस तरह से ये यहाँ पे उसकी स्टोरीज हैं, इसी तरह उसकी जिंदगी के 3 फेजेस हैं। पहले फेजेस में उसका कम्युनिस्ट फेज था, जिससे कम्युनिज्म से मुतासिर हुई, तो उसमें उसने सोशल इश्यूज के बारे में बात की। दूसरा फेज जो है ना उसका साइकोलॉजिकल फेज था, तो उसने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में इंसान के उस पर लिखा। और तीसरा फेज जो है ये एक अदरीस शाह एक मुसलमान था जिससे वो मुतासिर हुई और सूफीज़म से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, मिस्टिसिज्म जिसको हम कहते हैं। तो ये आखिरी फेज उसका सूफीज़म के बारे में है, सारी स्टोरीज उसकी उसके बारे में है लास्ट पे। ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं 55 में लिखी गई थी और इसमें अफ्रीकन स्टोरी के टाइटल से ये लिखी गई थी। तो इस स्टोरी में किस तरह से बताया गया है, रिसेंटली हमारे यहाँ एक क्या होगा वबा आई जिसको हम कहते हैं लोकस्ट, जो है वो लोकस्ट अटैक हुआ हमारे जो जनूबी पंजाब में, और उसके नतीजे में बहुत सारी फसलें तबाह होगी। तो ये लोकस्ट क्या होते हैं, ये लोकस्ट किस तरह से हमलावर होते हैं, लोकस्ट में फार्मर्स का क्या एटीट्यूड होता है, ये हम आज जो है उसको पढ़ेंगे कि किस तरह से हम उसको वो अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद वो अपने तौर पे भरपूर कोशिश करते हैं उसको सेव करने की, लेकिन वो क्या होगा उस तरह से, किस तरह से वो आपस में पहले एक दूसरे से इख्तलाफात होते हैं, लेकिन अगर कोई कलामची आ जाए तो किस तरह से वो इकट्ठे होकर उसके खिलाफ लड़ते हैं। तो ये इनफैक्ट स्टोरी का थीम है कि मुश्किल हालात में किसान जो है ना किस तरह से वो क्या गलत। ये आप देख रहे हैं मकई की फसल थी और मकई की फसल में हमलावर होते हैं लोकस्ट। लोकस्ट ऐसे होते हैं, लोकस्ट आपने क्या होगा पुराने जमाने में ये ग्रॉस हॉपर की तरह होता है। पुराने ज़माने में तो कुछ और तरह के स्ट्रक्चर थे, लेकिन आजकल ये इस तरह से हैं। लास्ट टाइम आई आल्सो वॉच द वीडियो दैट वाज सेंड बाय फ्रेंड ऑफ माइन, तो वहाँ के रहने वाला, तो इस तरह से वो पूरा उसी वक्त आई वाज कॉलिंग हिम एंड एट दैट टाइम देयर वाज अटैक ऑफ लोकस्ट। तो इस तरह से क्या है, ये अटैक करते हैं बहुत ज़्यादा, क्या होगा एक ग्रुप में अटैक करते हैं। ये इस तरह से इनका अटैक होता है, यानी कि पूरे एरिया में पूरे एरिया को चट कर देते हैं चंद ही मिनटों में। और वो कह रहा था, बता रहा था कि मेरे देखते ही देखते वो सारे दरख्त उसके चट कर दिए, यानी इतनी तेजी से ये खाते हैं ग्रीन थिंग्स। उसके बाद है जी, उसके बाद वो ये हालत हो जाती है उसकी फसल की, जब वो किसी इलाके से गुजर जाते हैं तो उसके बाद ये हशर होता है, वहाँ पे डेवस्टेटेड लैंड है। तो ये एक फैमिली है जो वहाँ पे अफ्रीकन कल्चर के बैकग्राउंड पे है। अफ्रीका में आपको पता है कि 80% वहाँ पे काले हैं और 20% वहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं। अफ्रीकन बैकग्राउंड में है, वहाँ पे जो ब्लैक हैं वो नौकर हैं और ज़्यादातर जो लैंडलॉर्ड या जो बड़े अमीर लोग हैं वो वहाँ के ब्रिटिशर्स हैं, क्योंकि अफ्रीका भी, साउथ अफ्रीका भी कॉलोनी रहा ब्रिटिश की। और इफ़ यू रिमेंबर कि नेल्सन मंडेला ने उसको आज़ाद करवाया था फ्रीडम मूवमेंट के नतीजे में। और नेल्सन मंडेला फिर ये कुछ ही
चंद दहाइयां हुई हैं, 2 दहाइयों से, बल्कि 3 दहाइयों से वो साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ ब्रिटिश से, तो बहुत लेट उनको फ्रीडम मिली है। तो ये उस बैकग्राउंड में किस तरह से वो क्या होगा, एक जो वाइट मैन है वो किस तरह से हुक्म भी चलाते हैं और किस तरह से उस डेवस्टेशन से बचने की। लेट्स सी जी, माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट। पहले तो ये टाइटल पर देखें, इस अटैक के नतीजे में माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट है और इस अटैक के नतीजे में सारी फसलें तबाह हो जाती हैं। जरा बताइएगा ऐसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? कह रहा है माइल्ड अटैक है लेकिन उसके नतीजे में सारी फसलें तबाह हो गई हैं, क्या मतलब है इसका? एनीवन कैन आंसर? आयरोनिक। आयरॉनिक, शाबाश। ये आयरनी है कि यानी कहना कुछ और मतलब कुछ और। जैसे आप सुबह सवेरे उठती हैं लेट और आपको आपके अम्मी अब्बू, आप में से कोई भी उठता हो तो अम्मी अब्बू कहते हैं माशाल्लाह आज तो मेरा बेटा, आज मेरी बेटी बहुत जल्दी उठ गई है। तो उसका मतलब क्या जल्दी होता है या लेट होता है? उसका मतलब वो लेट ही होता है, लेकिन वो क्या होगा, तंज़िया अंदाज से आपको कह रहे होते हैं, यानी कह कुछ और रहे होते हैं, मतलब कुछ और होता है। इसको हम आयरनी कहते हैं। आयरनी अगर वर्बल हो यानी बातचीत में हो तो उसको वर्बल आयरनी कहते हैं। सिचुएशन कुछ और सोची थी, हो कुछ और गई, सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। और क्या होगा इसके बाद, ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। मैनी मोर टाइप्स ऑफ इट, ये आप लेटर ऑन पढ़ेंगे जब बड़े हो जाएंगे। लेट्स सी जी, स्टार्ट करते हैं। लुक लुक दे देयर आर, देखो देखो वो रहे। आउटरैन मार्गरेट टू जॉइन। मैंने बताया ये दो, एक फैमिली है, मार्गरेट उसका हस्बैंड है, क्या होगा स्टेफन, ये उसके लैंड ओनर्स हैं और उसके उनके मुलाजम हैं। वो इस कलामिटी में किस तरह से बिहेव करते हैं और किस तरह से मार्गरेट की क्या फीलिंग्स हैं, ये इस माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट में बताया गया। लुक लुक दे देयर आर, देखो देखो वो रहे। आउटरैन मार्गरेट टू जॉइन। मार्गरेट उनके साथ शामिल होने के लिए बाहर भागी। लुकिंग एट द हिल्स, पहाड़ों की तरफ देखते हुए। तो पहले आपने किसका तर्जमा करना है? रिपोर्टिंग क्लास का तर्जमा करना। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? क्या का मार्गरेट पहले सब्जेक्ट का तर्जमा किया, फिर लास्ट से आगे पहाड़ों की तरफ देखते हुए। मार्गरेट पहाड़ों की तरफ देखते हुए किसानों के साथ शामिल होने के लिए बाहर भागी। क्या होगा? देखो देखो वो रहे, यानी वो टिड्डियां आ गई हैं, तो वो टिड्डी दल भी कहते हैं उसको, टिड्डी दल कहते हैं। इनफैक्ट पूरा नाम है। टिड्डियां भी क्या होगा, कुछ डिक्शनरीज के मुताबिक टिड्डियां भी लिखा होता है। टिड्डी दल कह लेंगे तो ये ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि आजकल वैसे भी हर एक को पता है टिड्डी दल क्या होता है। देखो देखो वो रहे, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वो के ब्रैकेट में लिख दें, टिड्डी दल लिख दें। क्या होगा? पहाड़ों की तरफ देखते हुए, मार्गरेट पहाड़ों की तरफ देखते हुए किसानों के साथ मिलने के लिए बाहर भागी। मार्गरेट पहले सब्जेक्ट का तर्जमा किया, फिर यहाँ पे चले गए लास्ट पे, पहाड़ों की तरफ देखते हुए किसानों के साथ शामिल होने के लिए बाहर भागी। अब यहाँ पे बच्चों, डू यू थिंक दिस इज द आउटरैन मार्गरेट, दिस इज द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस? नो सर। जी, क्या इसमें क्यों इस्तेमाल किया गया और क्या वजह है? सर इसमें वर्ब पहले किया गया जबकि सब्जेक्ट बाद में किया, जबकि सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। हम क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन का असूल ये होता है कि जब जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बाद में इस्तेमाल होना पहले इस्तेमाल हो जाता है, जिसमें पर्टिकुलरली ऑक्सिलरी की इन्वर्जन जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं हम बहुत। मसलन क्या होगा, जैसे दे रैन आउट टू, क्या होगा, एक्सपेल द लोकस्ट अवे, लोकस्ट को दूर भगाने के लिए वो बाहर भागे। अब यहाँ पे इसकी इन्वर्जन हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या होगा? आउट, क्या होगा? आउट रैन दे, ठीक है, टू एक्सपेल, बाकी सेम एक्सप्रेशन हो। तो इस तरह से जो है ना, ये अगर इस तरह से आ जाए तो इसमें भी यहाँ पे देखना है कि जो इन्वर्जन सेंटेंसेस में इस्तेमाल की जाएगी उसका जो वर्ब है आपने उसी हिसाब से लगेगा। यहाँ पे बेशक दे बाद में है और दे के हिसाब से ही रैन का इस्तेमाल करेंगे। ये तो सेंटेंस खैर इसमें तो उसमें एम्बिगुइटी नहीं थी, जहाँ पे हम
यूज करते हैं क्या होगा, जहाँ पे ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं, तो ऑक्सिलरी का ज़ाहिर डिपेंडेंट करता है वो सब्जेक्ट पे, उसके हिसाब से हमने वर्ब लगाना होता है। तो ऐसी सूरत में हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। देखो देखो वो रहे मार्गरेट पहाड़ों की तरफ देखते उन किसानों के साथ मिलने के लिए बाहर भागी। आउट केम द सर्वेंट फ्रॉम द किचन। क्या होगा, सब्जेक्ट बताइएगा कौन सा है सेंटेंस में? दी सर्वेंट्स। सर्वेंट्स है, ठीक है। तरतीब वही रहेगी, अगर तरतीब लगाएं तो क्या बनेगा सेंटेंस ये? The servants came out from दी the सर्वेंट्स kitchen. केम आउट फ्रॉम द किचन। जी, द सर्वेंट्स केम आउट फ्रॉम द किचन। तो तर्जमा उसी तरह से रहेगा जिस तरह से आपने डायरेक्ट तरतीब लगाई है। तो क्या होगा, मुलाजिम, फिर सब्जेक्ट के बाद कहाँ पे चले जाना है, लास्ट पे चले जाना है। मुलाजिम बावर्ची खाने से बाहर आए। ये तरतीब आपने नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में होगी, उसी के हिसाब से तर्जमा करना है। ये नहीं होगा तर्जमा आप बाम मुहावरा जो है वो इस तरह से कर दें, बाहर आए मुलाजिम बावर्ची खाने से, इस तरह से नहीं करेंगे। क्या होगा, मुलाजिम बावर्ची खाने से बाहर आए। दे ऑल स्टूड एंड गेज, वो तमाम खड़े हो गए और देखते लगे या देखने लगे। वो तमाम खड़े हो गए और देखने लगे। ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन। क्या होगा, पहाड़ की चट्टानी सतह के ऊपर। पहाड़ की चट्टानी सतह के ऊपर, ठीक है। पहाड़ की चट्टानी सतह के ऊपर। रॉकी लेवल का मतलब क्या होगा, शुरू में फ्रेज आगे, शुरू में तर्जुमा कर दिया। पहाड़ की चट्टानी सतह के ऊपर वॉज स्टीक, एक पट्टी थी। स्टीक से मुराद लेयर या पट्टी को कहते हैं। पहाड़ की चट्टानी सतह के ऊपर एक पट्टी थी। आप रस्ट कलर्ड, सुनहरी रस्ट का मतलब होता है सुर्खी माइल रंगत की। क्या होगा, एयर का मतलब होता है जाहिरी तौर पर। एयर से वैसे हवा भी मुराद होता है, और जाहिरी तौर पर या यहाँ पे मुराद हवा भी हो सकता है, लुकोस्टिडियो की। तो आप जरा देखिएगा, चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो बाद में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वॉज पहले लगा है, ये भी इन्वर्जन है, और स्टीक जो है वो बाद में इस्तेमाल किया है। तो क्या बनेगा, पहाड़ की चट्टानी सतह के ऊपर, पहाड़ की चट्टानी सतह के ऊपर टिड्डी दल की सुर्खी माइल रंगत की एक पट्टी थी। टिड्डी दल की सुर्खी माइल रंगत की एक पट्टी थी। रस्ट का मतलब होता है जब कोई क्या होगा, कोई जंग लग जाए तो उसको हम रस्ट कहते हैं। तो यहाँ से मुराद वो ब्राउनिश टाइप या गोल्डन टाइप जो है वो रंगत बन जाती है, उसको हम कहते हैं रस्ट कहते हैं। दोबारा से सुने, पहले शुरू में फ्रेज का तर्जमा करना है। पहाड़ की चट्टानी सतह के ऊपर, पहाड़ की चट्टानी सतह के ऊपर क्या होगा, सुर्खी माइल टिड्डी दल की, क्या होगा, सुर्खी माइल टिड्डी दल की एक पट्टी थी, यानी लेयर बनी बनाई आ रही थी दूर से। देयर दे केम, वो रहे। एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय। एट वंस, शुरू में फ्रेज आगे, शुरू में तर्जमा कर दिया। फौरन, रिचर्ड शाउटेड, रिचर्ड चिल्लाया। एट द कुक बॉय, बावर्ची मुलाजिम पर। फौरन रिचर्ड बावर्ची मुलाजिम पर चिल्लाया। फौरन रिचर्ड बावर्ची मुलाजिम पर चिल्लाया। The old Stephen yelled at the houseboy. बूढ़ा स्टीफन घर के मुलाजिम पर चिल्लाया। yelled का मतलब भी shouted, और क्या होगा, yelled, screamed, screeched, क्या होगा, cried, चिल्लाना। फौरी तौर पर स्टीफन घर के मुलाजिम पर, बावर्ची मुलाजिम पर चिल्लाया। बूढ़ा स्टीफन, रिचर्ड, फौरी तौर पर रिचर्ड बावर्ची मुलाजिम पर चिल्लाया। बूढ़ा स्टीफन घर के मुलाजिम पर क्या होगा, बरसा। अब एक दफा चिल्लाया लगा लो, एक दफा बरसा लगा लो, ताकि आपका वो मोनोटनी नहीं होगी, आपको एक तरह का सेंटेंस नहीं बनेगा, तो उसमें वैरायटी भी होगी, खूबसूरती भी होगी। द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लाउशेयर हैंगिंग फ्रॉम द ट्री ब्रांच। क्या होगा, अब सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना है। क्या होगा, बावर्ची मुलाजिम या बावर्ची। अब क्या होगा, बीट, पीटना होता है, बजाना होता है। प्लाउशेयर हल के फाले को कहते हैं। पुराने जमाने में हल के फाले जो है वो बड़े टन टन बजते थे, उसको जो है वो यूज करते थे एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे इफ यू वॉच्ड सम मूवी, इफ यू हैव वॉच्ड सम मूवी
जिसमें अक्सर अफ्रीकन बैकग्राउंड पे जब वो कम्युनिकेट करते थे पुराने जमाने में, और वो ड्रम बजाते थे दूसरों को कम्युनिकेट करने के लिए। इस तरह से ये कम्युनिकेशन का जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं क्या होगा, वे ऑफ कम्युनिकेशन के लिए वहां पे इस्तेमाल करते हैं। ये पुराने जमाने में एक टूल था कम्युनिकेशन का। तो इस तरह से हल के फाले को, हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, दरख्त की शाख से लटके हुए। अब हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच किसके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं बच्चों? प्लॉशेयर। तो इसलिए इसका तर्जमा हम क्या करना उससे पहले करना। तो जरा ओल्ड प्लॉशेयर तक तर्जमा कीजिएगा, क्या बनेगा यहां से, जिसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया, क्या बनेगा? तमाम बावर्ची मुलाज़िम नहीं, पुराने जितना मैंने ब्रैकेट में बंद किया। अब ओल्ड प्लॉशेयर हैंगिंग फ्रॉम ट्री, एक दरख्त की शाख से लटके हुए पुराने हल के फाले। ठीक है, दरख्त की शाख से लटके हुए पुराने हल के फाले। अब यहाँ पे फिर बामुहावरा तर्जमा कैसे बनेगा? पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना है, बावर्ची मुलाजम। अब लास्ट पे चले जाएं, ये पूरा जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया क्या होगा, दरख्त की शाख से लटके हुए पुराने हल के फाले को और 2 बीट बजाने के लिए क्या होगा, बागा, रैन बागा। क्लियर हो गया बच्चों, समझ आ गई सभी को? बावर्ची मुलाजम दरख्त की शाख से लटके हुए पुराने हल के फाले को बजाने के लिए या पीटने के लिए बागा। That was used to summon the laborers at the moment of crisis, जो कि इस्तेमाल किया जाता था to summon, बुलाना, call, invite laborers, मजदूरों को at the moment of crisis, हंगामी हालात, जो के लास्ट पे चले जाए, जो के हंगामी हालात में at the moment of crisis, जो के हंगामी हालात में मजदूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो के हंगामी हालात में मजदूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे was यूज्ड है, तो was के बाद क्या यूज किया हमने, क्या होगा, इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया। was यूज्ड है तो क्या होगा, to summon। The house boy ran off, ran off का मतलब रास्ता छोड़ के चला जाना, उसको हम कहते हैं ran off, यानी दूर जाना, परे जाना। ऑफ का प्रेपोजिशन हमेशा कहाँ पे यूज करते हैं हम, वो अवे फ्रॉम द सर्फेस होगा। जब आप सरफेस को छोड़ के दूर जा रहे हो तो फिर हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जब ऑफ का इस्तेमाल करना हो तो क्या होगा, अवे फ्रॉम सरफेस होगा। द हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर टू कलेक्ट 10 cans एनी बिट ऑफ मेटल। क्या होगा, घर का मुलाजिम, घर का मुलाजिम उसने क्या किया, घर का मुलाजिम। अब लास्ट पे चले जाना है, सब्जेक्ट आ गया। क्या होगा, टू कलेक्ट 10 cans एनी बिट ऑफ मेटल, ये आपका इन्फिनिटिव है, ये पूरी फ्रेज है। इसका तर्जुमा हम किया बाद में सब्जेक्ट के बाद, तो क्या होगा, टीन के डिब्बे और या दांत के कोई भी, और दांत का कोई भी क्या होगा, टुकड़ा, टीन के डिब्बे और दांत का कोई भी टुकड़ा जमा करने के लिए दूर भागा। घर का मुलाजिम, अब लास्ट पे चले गए, टीन के डिब्बे और दांत का कोई भी टुकड़ा जमा करने के लिए दूर भागा। क्लियर हो गया बच्चों? रन ऑफ का मतलब दूर भागना, रन आउट का मतलब खत्म हो जाना, रन इनटू का मतलब अचानक मुलाकात हो जाना, रन आफ्टर पीछा करना, और रन अवे का मतलब होता है दूर भागना। उसके बाद रन डाउन या रन ओवर का मतलब गाड़ी के नीचे आ जाए। तो ये मुख्तलिफ प्रेपोजिशन है, ये फ्रेजल वर्ब है। कल मैंने एक लेक्चर सेंड किया था आपको फ्रेजल वर्ब का, तो वो आपने प्रेपोजिशंस का वो आपने जरूर सुनना है अपने फारिग टाइम पे, ताकि आपको प्रेपोजिशन के इस्तेमाल का कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए। ये हम चूंकि डेली इस्तेमाल में लाते हैं, वो कि उसका प्रैक्टिकली तो आपको एंटी टेस्ट में और सेकेंड ईयर में जाके उसको पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अभी से साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो ये तमाम प्रेपोजिशन की समझ आती रहेगी आपको, जो हम टाइम टू टाइम इसको डिस्कस करते रहेंगे। उसके अलावा द फार्म वाज रिंगिंग विद द क्लैमर,
खेत गूंज रहा था। क्लैमर का मतलब होता है शोर के साथ, गॉन का मतलब होता है घंटियों, क्लैमर का मतलब नॉइज। तो खेत घंटियों के शोर से गूंज रहा था, खेत घंटियों के शोर से गूंज रहा था। एंड दे कुड सी द लेबरर्स, और वो मजदूरों को देख सकते थे। कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, क्या होगा, सहन से उमड़ कर आते हुए। पॉइंटिंग एट द हिल्स, पहाड़ों की तरफ इशारा करते हुए। एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, और पुरजोश तरीके से चिल्लाते। तो अब आपके सामने तीन क्या होगा पार्टिसिपल हैं। पोरिंग आउट, उमड़ते हुए, उमड़ कर आते हुए। पॉइंटिंग, क्या होगा, इशारा करते हुए। एंड शाउटिंग, और चिल्लाते हुए। और वो पहली क्लॉज का तर्जमा जो गोंग तक है, क्या होगा, खेत, फिर लास्ट पे चले गए, ऑफ द गोंग घंटियों के शोर से गूंज रहा था। खेत घंटियों के शोर से गूंज रहा था। और वो क्या होगा, अब लास्ट पे चले जाएं, क्या होगा, क्या होगा, मजदूरों को सहन से उमड़ कर आते हुए, बल्कि क्या होगा, सहन से निकलते, या बल्कि पहाड़ों की तरफ इशारा करते और पुरजोश तरीके से चिल्लाते हुए सहन से उमड़ कर आते हुए देख सकते। और वो अब यहाँ पे आपका जो पार्टिसिपल फ्रेज है, कम पोरिंग, ये आपकी मेन क्लॉज है, उसके साथ क्लॉज सी के साथ है। और पॉइंटिंग एट द हिल्स एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, ये इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो क्या बनेगा सेंटेंस, और वो क्या होगा, पहाड़ों की तरफ इशारा करते हुए और पुरजोश तरीके से चिल्लाते हुए सहन से उमड़ कर आते हुए मजदूरों को देख सकते थे। और वो, दोबारा से सुन लें, और वो क्या होगा, पहाड़ों की तरफ इशारा करते हुए और पुरजोश तरीके से चिल्लाते हुए सहन से उमड़ कर आते हुए मजदूरों को देख सकते थे। अब यहाँ पे कम के साथ क्या यूज किया, पोरिंग है। तो हमने कहा था कि जो क्या होगा, कम पोरिंग, उमड़ कर आते हुए। अब कुड सी के साथ तो हमने क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसलिए कम को फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाया, क्योंकि सी के हिसाब से सेंस वर्ब के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन इसके साथ जो पार्टिसिपल लगे हुए हैं वो क्या है, वो फोर्थ फॉर्म है, पोरिंग, पॉइंटिंग और शाउटिंग। जी, हाथ खड़ा किया था जो है आपने। देयर इज एनी क्वेश्चन? सर गांव के बाद हमने सेमीकोलन की यूज की है, उसकी तो जरूरत जी, नहीं अभी है। मैं जी, अब जब हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं, या कंजंक्शन लगा लें या उसकी जगह सेमीकोलन लगा लें। तीसरा ऑप्शन होता है कि उसकी जगह कंजक्टिव एडवर्ब लगा लें। कंजक्टिव एडवर्ब जो दोनों क्लॉजेस के दरमियान कंजक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं, एडिशन का है, वो कंट्रास्ट का है, वो क्या होगा, उसकी क्या होगा, रीजन हो सकती है, वो उसकी कंडीशन हो सकती है, वो उसका टाइम हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो जब हम कंजक्टिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हाउएवर, अनलेस, ऑन द अदर हैंड वगैरह, तो वहां पे हम साथ में सेमीकोलन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तब लगाते हैं जब दो मुख्तलिफ आइडिया पैरेलल हों। तो क्या होगा, जरा देखिएगा, द फार्म वाज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ गॉन्ग एंड दे कुड सी द लेबरर्स कमिंग आउट। अब ये दोनों चीजें वो देख रहे हैं। तो ये दोनों एक्शन जो है वो एट द सेम, ये क्या है, दोनों एक्शन पैरेलल हैं। तो जब इस तरह से पैरेलल एक्शन होते हैं तो वहां पे हम सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया जी? वहां पे हम कॉमा नहीं लगाएंगे बल्कि क्या यूज करेंगे, सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है बच्चों? ओके सर। कौन सा वाला? दोबारा सुनिएगा, एंड दे कुड सी द लेबरर्स, और वो अब लास्ट पे चले जाना है, पहाड़ों की तरफ इशारा करते हुए और पुरजोश तरीके से चिल्लाते हुए सहन से उमड़ कर आते हुए मजदूरों को देख सकते हैं। सहन कर, उमड़ कर आते हुए। पोरिंग आउट का मतलब क्या होगा, बाहर निकलना होता है, और कम का मतलब आना, बाहर निकल कर आते हुए, यानी कि उमड़ कर आते हुए देख सकते हैं। जी,
कम ऑन जी, नेक्स्ट सेंटेंस आपने ठीक करना है। क्या बनेगा जी? इन द हाउस वाज अ कूलर There was a cooler. देयर वाज अ कूलर। देयर वाज अ कूलर। और ये मैंने बता दिया, बहुत सारी ग्रामर में इसको देयर वर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारी जो ऑर्थोडॉक्स ग्रामर है, जो हमारी प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर है, जो हमें एडवाइस की गई है, उसके मुताबिक देयर क्या इंडिकेट करेगा जिस नाउन को, वो सिंगल प्लूरल होगा तो प्लूरल होगी, सिंगल होगी सिंगल होगी। बहुत सारी ग्रामर में इसको ऐसे भी लिया जाता है कि जो करीब तरीन वो नाउन होगा उसके हिसाब से लगाना है, और ग्रामर बहुत सारी किताबों में इस्तेमाल भी होगा ये, लेकिन आपने वो इस्तेमाल करना है जो हमारे पास स्टैंडर्ड है जी। शाउटेड एट होगा, प्रेपोजिशन हम लगाते हैं एट का। शाबाश, नेक्स्ट। मैंने बताया था कि जब हमने क्या हो, अचानक मुलाकात हो जाए तो रन इन टू अ फ्रेंड होगा जी। उसके बाद Ran out. रैन आउट होगा। रैन आउट का मतलब क्या होगा? खत्म हो जाना जी। Semicolon use करेंगे ब्रेव के बाद। सेमीकोलन यूज करेंगे। हाउएवर से पहले क्या लगाएंगे? सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। दो ऑपोजिट आइडियाज हैं, दो पैरेलल आइडियाज हों, दो ऑपोजिट आइडियाज हों, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं जी। बच्चों, किसी को किसी सेंटेंस की समझ नहीं आई तो पूछ सकता है। एनीवन पूछ सकती है, ये पूछ सकता है। Third one. क्लियर है सभी को? Yes sir. ओके, Third one. थर्ड वन जी। आई रैन इन टू। रन इनटू का मतलब होता है अचानक मुलाकात हो जाना, उसको हम कहते हैं रन इनटू। जैसे वो राह में चलते उनसे मुलाकात हो गई, तो ये क्या होगा? रन इनटू। ठीक है, अचानक मुलाकात हो गई जी। एनी अदर क्वेश्चन? डन विद इट? फाइव वाला मैंने बताया कि अभी मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया कि जब हमने क्या हो, दो इंडिपेंडेंट या दो पैरेलल जो है वो आपके आइडियाज हों या ऑपोजिट आइडियाज हों, तो वहां पे हम कंजक्टिव वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं? सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया जी? ओके, लेट्स सी जी, मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Soon they had all come up to the house. जल्द ही वो पहुंच के टू द हाउस, उस घर में। जल्द ही वो उस घर में जमा हो गए। कम अप का मतलब होता है इकट्ठे होके पहुंचने को हम कम अप कहते हैं। जल्द ही वो उस घर में पहुंच गए। एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन वर गिविंग देम ऑर्डर्स। रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन उन्हें हदायत दे रहे थे। रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन उन्हें हदायत दे रहे थे, हरी हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी ही वो सब उस घर में पहुंच गए। रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन उन्हें हदायत दे रहे थे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। एंड ऑफ दे रैन अगेन। तो फिर दोबारा वो दूर भागे, वो दोबारा से वो दूर भागे। टू वाइट मैन विद देम। दो सफेद फाम आदमी उनके साथ थे। दो सफेद फाम आदमी उनके साथ थे। जो उनके ओनर्स थे मजदूरों के, वो कौन थे? वो सफेद फाम थे। जैसे मैंने पहले बताया भाई, अभी भी वहां पे 20% जो है वो अंग्रेज वहां पे रूल करते हैं। वो दोबारा से दूर भागे और दो सफेद फाम आदमी उनके साथ थे। इन अ फ्यू मिनट्स, और चंद मिनटों के अंदर अंदर, मार्गरेट कुड सी द स्मोक ऑफ द फायर। मार्गरेट आग के अलाव से धुएं को देख सकती थी। फायर से मुराद फायर आग होती है, इसकी प्लूरल नहीं होती। फायर्स लग जाएंगे तो ये आग के अलाव कहते हैं। जो बहुत बड़ी आग जलाई जाए उसको हम फायर्स कहते हैं। तो क्या होगा? फायर्स राइजिंग, उठता हुआ, फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्मलैंड, खेतों के इर्द गिर्द से। तो क्या होगा? दो सफेद फार्म आदमी उनके साथ थे और चंद मिनटों के अंदर अंदर, शुरू में जो आ गया शुरू में तर्जमा कर दिया, इन अ फ्यू मिनट, चंद मिनटों में। मार्गरेट सब्जेक्ट आ गया। मार्गरेट अब लास्ट पे चले जाना है। ऑल अराउंड इर्द गिर्द, खेतों के इर्द गिर्द से। राइजिंग, उठता हुआ। द स्मोक ऑफ द फायर्स, आग के अलाव से धुआं देख सकते थे। मार्गरेट खेतों के इर्द गिर्द से आग के अलाव से उठता हुआ धुआं देख सकती थी। क्लियर हो गया बच्चों? समझ आ गया? Yes, दोबारा sir. करो, दोबारा कर दी सर। रिपीट कर। दोबारा कर दो।
मैं फिर से कर रहा हूं ताकि आपको सभी को समझ आ जाए। 2 सफेद फार्म आदमी उनके साथ है, यहां तक तो क्लियर है। अब आगे जी शुरू में फ्रेज आ गई, इन अ फ्यू मिनट्स, चंद मिनटों के अंदर अंदर। मार्गरेट सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद कहां पे चले जाते हैं हम? लास्ट पे चले जाते हैं। क्या होगा? ऑल अराउंड द फार्मलैंड, खेतों के इर्द गिर्द से। क्या होगा? द स्मोक ऑफ द फायर्स राइजिंग, क्या होगा? आग, क्या उठता, आग के अलाउ से उठता हुआ धुआं। राइजिंग फ्रॉम, क्या होगा? स्मोक ऑफ द फायर, आग के अलाउ से उठता हुआ धुआं देख सकती थी। मार्गरेट खेतों के इर्द गिर्द से आग के अलाउ से उठता हुआ धुआं देख सकती थी। पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड, क्या होगा? अब यहाँ पे सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या है? पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास। पाइल कहते हैं डेर को, हीप्स को कहते हैं, और वुड कहते हैं लकड़ी को, और ग्रास घास को। हैड बीन प्रिपेयर्ड, तैयार कर लिए गए थे। देर, वहां, ये देर जो लास्ट पे आएगा ये तर्जमा करेगा, इसका मीनिंग होगा, ये प्लेस को इंडिकेट करता है। तो क्या होगा? अब ये चूंकि ऑफ वुड एंड ग्रास किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? वो पाइल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो इसका तर्जमा करते हुए इसके पहले करेंगे, क्या बनेगा? लकड़ी और घास के ढेर। अब ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। फिर लास्ट पे चले गए, देर, वहां पर हैड बिन प्रिपेयर्ड, तैयार कर लिए गए थे। ये पैसिव वॉइस है, तो हैड बिन प्रिपेयर्ड। क्या होगा? लकड़ी और घास के ढेर वहां तैयार कर लिए गए थे। देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेड सॉइल, क्या होगा? अभी क्या होगा? खाली जमीन के, जहां पे फसल अभी नमूदार नहीं हुई, खाली जमीन के 7 कतार थे। या बेड से मुराद 2 मतलब होते हैं। बेड से मुराद क्या होगा? ओपन भी होता है, बेड के साथ अनटिल्ड भी होता है जिसपे हल न चलाई हो, और बेड से मुराद जहां फसल अभी तक अपेयर ना हुई उसको भी बेड कहते हैं। तो क्या होगा? येलो कलर एंड पिंक, पीले और गुलाबी रंगत की। ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा? बेड सॉइल। तो क्या बनेगा सेंटेंस? पीले और गुलाबी रंगत के, पीले और गुलाबी रंगत के खाली जमीन के 7 कतार थे या 7 खित्ते थे। क्या होगा? क्या होगा? पीले और गुलाबी रंगत के, क्या होगा? खाली जमीन के 7 कतार थे। अब ये देर शुरू में जो इंडिकेट कर रहा है ये 7 पैचेस को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसके साथ वर लगा, और इसका तर्जमा जो शुरू में इंडिकेट कर रहा है उसका तर्जमा हम नहीं कर। तो दोबारा सुन लें, पीले और गुलाबी रंगत के खाली जमीन के 7 कतार थे। वेयर द न्यू मैलीज वर जस्ट शोइंग, जहां पे मकई के नए पौधे, जस्ट शोइंग अभी नमूदार हो ही रहे थे। क्या होगा? जहां पे मकई के नए पौधे अभी नमूदार हो ही रहे थे। मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, तेज सबज रंग की तय बनाए हुए। अब ये मेकिंग जो है आपको पता है ये पार्टिसिपल है, इसका तर्जमा करते हैं बनाते हुए। तो क्या बनेगा? जहां पे क्या होगा? नए मकई के पौधे तेज सबज रंग की तय बनाए हुए। जहां पे मकई के नए पौधे तेज सबज रंग की तय बनाए हुए अभी महज नमूदार हो ही रहे थे। अब महज नमूदार हो ही रहे थे। क्या होगा? जहां पे अभी नए मकई के पौधे क्या होगा? तेज सबज रंग की तय बनाए हुए नमूदार हो ही रहे। अभी सपोज आप देखते हैं किसी फील्ड को, तो वहां जी बच्चों, जहां पे दोबारा से देखें, पीले और गुलाबी रंगत के, पीले और गुलाबी रंगत के खाली जमीन के 7 कतार थे। खाली जमीन के 7 कतार थे जहां पर क्या अगर नए मकई के पौधे, मैलिस कहते हैं जो नए शगुफे फूटते हैं उनको कहते हैं। जहां पे मकई के नए शगुफे क्या होगा?
मेकिंग अ फिल्म, लास्ट पे चले जाना है, लास्ट पे पार्टिसिपल है। मेकिंग अ फिल्म ऑफ लाइट ब्राइट ग्रीन, गहरे सब्ज रंग की तय बनाते हुए, जिससे गहरे सब्ज रंग की तय बनाए हुए अभी नमूदार हो ही रहे थे। जब आप किसी खेत में जाते हैं तो हल्की हल्की लेयर बनी हुई नजर आती है ग्रीन कलर की, तो ये उसको इमेजरी क्रिएट करते हुए दिखाता है। तो किस तरह से, जहां पे नए मकई के शगुफे गहरे सब्ज रंग की तय बनाए हुए अभी नमूदार हो ही रहे। एंड अराउंड ईच, और हर खेत के इर्द गिर्द, ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, धुएं के स्याह बादल ऊपर को उठे हुए। और हर एक खेत के इर्द गिर्द से, ड्रिफ्टेड अप का मतलब तेजी से या जोर से ऊपर जाने को कहते हैं। थिक क्लाउड्स गहरे बादल ऑफ स्मोक, धुएं, जहां इस जिनके इर्द गिर्द से धुएं के स्याह बादल ऊपर को उठे हुए थे। they were throwing the wet leaves, वो गीले पत्ते फेंक रहे थे। onto the fire, आग के अलाव पर। now, अब वो पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना है। वो अब आग के अलाव पर गीले पत्ते फेंक रहे थे। वो अब आग के अलाव पर गीले पत्ते फेंक रहे थे। टू मेक इट एक्रेट एंड ब्लैक, इसे क्या होगा, तकलीफ दे और स्याह बनाने के लिए, या चुभन वाला और स्याह बनाने, एक्रेट का मतलब कड़वा, जिसको हम कहते हैं, कड़वा और स्याह बनाने के लिए। अब ये लास्ट पे चले जाना है।